हेलो गाइस, वेलकम टू एडू फॉरम अकेडमी। मैं आदित्य मिश्रा और ये हमारा एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास चल रहा है। ये क्लास 8 है और चैप्टर 2। तो मैंने आपसे कहा था कि ये पूरा क्लास ही संसाधनों पर होगा। तो हमने अपने पिछले क्लास में बात किया था कि संसाधन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होता है। तो अब ऐसे ही कुछ संसाधनों पे हम आगे बात करेंगे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो हमने ये देखा था कि भूमि भी एक संसाधन है, भूमि से ही मृदा निकलती है, मृदा एक संसाधन है, जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। यही सारी बातें हमने अपने लास्ट क्लास में किया था। प्राकृतिक वनस्पति एक संसाधन है और वन्य जीवन एक तरीके से संसाधन है। अब ये संसाधन कैसे है और इन संसाधनों में क्या क्या आता है, इसी चीज़ को हम आगे समझेंगे। तो पहली बात तो ये जानिए कि संसाधन में भूमि, जल और प्राकृतिक वनस्पति इस क्लास में है। दूसरी बात, भूमि में भूमि का उपयोग और उसके बाद भूमि से मृदा और इसकी उपलब्धता, इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें आप देख रहे होंगे इस चैप्टर में तंजानिया एक गांव है। ये कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका में। ठीक है, इसमें एक लड़का है माम्बा, और एक गांव की आगे बात होगी, वो होगा न्यूजीलैंड में, और वहाँ रहता है पीटर। इसको आप पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा कि दोनों के जीवन शैली में काफ़ी अंतर है, बेसिक ज़रूरतों की उपलब्धता में काफ़ी अंतर है। पीटर को अगर पानी लाना है तो ये पानी लाने के लिए मीलों दूर जाता है। सॉरी, माम्बा को अगर पानी चाहिए तो ये पानी लाने के लिए मीलों दूर जाता है, और उसके परिवार का एक ना एक व्यक्ति पूरा समय अपना इसी में बिताता है कि कैसे पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। दूसरी तरफ पीटर है। पीटर के यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, भूमि की कोई कमी नहीं है। तो संसाधनों के आधार पर तंजानिया यानी अफ्रीका और माम्बा का गांव एक पिछड़ा हुआ गांव है, और संसाधनों के ही आधार पर पीटर जो कि न्यूजीलैंड में रहता है, ये एक डेवलप कंट्री है। ठीक है, अब ये कैसे नॉन डेवलप है और ये कैसे डेवलप कंट्री है, यही हमें समझना है। तो यहीं पर संसाधन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर संसाधनों की कमी है। कौन से संसाधन? यहाँ पर भूमि की परेशानी है, मतलब भूमि ऐसी है कि उससे जो मृदा बनती है वो उपजाऊ नहीं है। उपजाऊ ना हो पाने की वजह से वहाँ चारागाह नहीं होंगे, चारागाह नहीं होंगे तो पशुपालन नहीं हो पाएगा, खेती नहीं हो पाएगा, इससे आपकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। फिर यहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है। पानी की उपलब्धता ना होने की वजह से आपके रोजमर्रा के जीवन का संघर्ष बढ़ जाता है। यहाँ पर ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। अब मानव संसाधन इन संसाधनों को और बेहतर बनाता है, तो ये डेवलप होते हैं। तो मानव संसाधन भी प्राकृतिक संसाधनों को डेवलप कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है नहीं। तो मानव संसाधन उन प्राकृतिक संसाधनों को जुटाने में ही अपना अपना सारा समय लगा देता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर बात उसी की थी, माम्बा और पीटर। अब माम्बा अफ्रीका में रहता है, और पृथ्वी पर हमने देखा था कि कुल 30% भौगोलिक क्षेत्र है जहां जनसंख्या निवास करती है, और इस 30% में भी इस 30% का भी 70% ऐसा है जहां पर या तो बहुत कम जनसंख्या है या विरल जनसंख्या है। यानी कि पूरे धरातल का, स्थलमंडल का कुछ ही क्षेत्र ऐसा है जो मनुष्य के रहने के लायक है। बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखा था पर्वत, पठार, रेगिस्तान, और इन सब के न होते हुए भी अगर सब कुछ है तो वहाँ पर संसाधन नहीं है। संसाधन न होने की वजह से भी जनसंख्या वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाती है। अब जब जनसंख्या जहाँ पर सस्टेन करती है वो घनी आबादी वाला क्षेत्र होता है, और वहाँ जनसंख्या क्यों सस्टेन करेगी? क्योंकि वहाँ पर भूमि, जल और प्राकृतिक वनस्पति की बहुलता होगी। ठीक है, तो इसी
कुछ समझाने के लिए यहाँ पर पीटर और मांबा की कहानी दी गई है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे जरूर पढ़ें, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ी बात करेंगे कि सभी महत्वपूर्ण संसाधनों में भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और ये भूपृष्ठ का यानी आपकी पृथ्वी के क्रस्ट के क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है, और इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग पर आवास नहीं है, यानी रहने के लायक नहीं है, ठीक है। अब भूमि जो रहने लायक है और जो नहीं रहने लायक है, उसमें कई बातें उसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि रहने लायक होंगी कौन सी, वहाँ की भूमि अच्छी होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, वहाँ की जलवायु अच्छी होनी चाहिए। इसी आधार पर जनसंख्या का वितरण होगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पर वहाँ की बसावट घनी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर चल के दूर नहीं जाना है, राइट। आपको खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपके यहाँ पेड़ पौधे हैं, आपके यहाँ पशु पक्षियाँ हैं, चारागाह हैं, तो आपको हर चीज़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब यही चीज़ अगर आप रेगिस्तान में चले जाइए, थार के मरुस्थल में, तो वहाँ पर जैसे जैसे हम रेगिस्तान क्षेत्र की तरफ जाएंगे, जहाँ पर घना मरुस्थल होगा, वहाँ पर जनसंख्या कम होती जाएगी, राइट। क्योंकि वही चीज़ें जो आपके क्षेत्र में मौजूद हैं, पानी, वनस्पति, भूमि, उर्वर भूमि और जलवायु, ये सारी चीज़ें रेगिस्तान में नहीं मिलेंगी। तो ये केवल थार मरुस्थल की बात नहीं, हमने बात किया था पिछले क्लास में कि मरुस्थल भी 2 तरह के होते हैं, गर्म मरुस्थल, एक ठंडा मरुस्थल। तो थार मरुस्थल की कहानी यही है। उसके अलावा जैसे आप उत्तर की तरफ जाते हैं, भारत के उत्तर की तरफ जो ठंडा प्रदेश है, हमने बताया था कि वहाँ पर भी एक मरुस्थल है। मरुस्थल इसलिए कि वहाँ पर जीवन नहीं है। जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि वैसी जलवायु वैसी नहीं है, वहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है, वहाँ भूमि नहीं है, जीव जंतु पनप सके ऐसी व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इन आधार पर जनसंख्या का वितरण होता है। अब इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, जैसे उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीखे ढाल, और कभी कभी बाढ़ आने की स्थिति, जैसे अभी आपने उत्तराखंड का समाचार सुना होगा। तो इन जैसे क्षेत्रों में मानव बसावट को सतर्क किया जाता है कि आप सतर्कता के साथ रहिए, क्योंकि वहाँ की जलवायु ऐसी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर अपना गुजर बसर कर सके। आप अगर मैदानी क्षेत्र में हैं उत्तर भारत में, तो वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बसावट के लिए कोई समस्या नहीं है। आप कितने भी घर बना लीजिए, कितनी भी जनसंख्या कर लीजिए, कितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर लीजिए, राइट। चलिए, तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर विश्व के सबसे ज़्यादा घने बसे क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अनुकूल होती हैं। जैसे ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग है, यहाँ पर एक नदी आप देख रहे हैं। अब नदी होने की वजह से इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बहुत आसान हो जाती है। फिर यहाँ पर वनस्पति आप देख रहे हैं, यहाँ पर वनस्पति होने से पशुओं के लिए चारागाह मिल जाते हैं। पशु आपके रोजमर्रा के जीवन में दूध उपलब्ध कराते हैं, कई जगह मांस उपलब्ध कराते हैं, कई जगह खेती के लिए भी तो पुराने टाइम में आपको सपोर्ट करते थे, राइट। तो ज़्यादा सघन क्षेत्र होता है जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता होती है। अभी तक कहने की बात बस इतनी ही थी। अब अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि संसाधनों की उपलब्धता क्या है और ये कैसे फर्क डालता है हमारे जीवन पे, तब अब आप इसको लिखने के हालत में अब होंगे, ठीक है। अब इसमें हम भूमि के बारे में पढ़ रहे थे। भूमि का उपयोग क्या है? तो भूमि पर हम कृषि करते हैं, वन उगते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा खनन होता है, खनन से जैसे कोयला निकलता है, तो कोयला और तेल और जीवाश्म ये आपके रोजमर्रा के जीवन में इंपॉर्टेंट होते हैं। सड़कें बनती हैं, उद्योगों की स्थापना होती है, राइट। तो इसे ही भूमि का उपयोग कहा जाता है। और अभी हमने भूमि के उपयोग के आधार पर ही देखा मांबा और पीटर को, दोनों के जीवन शैली में कितना अंतर है। अब इस भूमि का उपयोग भी भौतिक कारकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति। यहां मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाता चलूंगा। जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु,
खनिज, जल की उपलब्धता, ये ऐसे कारक हैं जिनसे मानवीय जनसंख्या वहां पर डेवलप होती है और प्रौद्योगिकी भी भूमि के उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करता है। टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी कौन डेवलप करता है? मानव। तो मानव एक तरीके से संसाधन होता है, लेकिन मानव अपने संसाधन के रूप में सबसे जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता है वो प्राकृतिक संसाधनों को इस लायक बनाए कि मानव उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अब भूमि दो तरीके की हो सकती है, एक स्वामित्व के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो तरीके से बांटा जा सकता है, एक सामुदायिक स्वामित्व और निजी स्वामित्व। सामुदायिक स्वामित्व क्या होता है कि एक जगह है, बहुत यहाँ पर संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन ये क्षेत्र कम है, तो ये पूरा गांव इस पर स्वामित्व रखता है, तो ये सामुदायिक स्वामित्व हो गया कि सब इससे अपना काम चला रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पड़ती भूमि जहाँ पर घास उगाते हैं और सारे लोग अपने मवेशियों को वहाँ पर चारागाह के लिए ले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से सामुदायिक भूमि का उदाहरण हो गया। जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे इसके और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको जानना है कि सामुदायिक भूमि वो है जहाँ पर सभी एक समुदाय के सभी लोग उसका उपयोग कर सकें। फिर निजी भूमि क्या होता है? अगर आप गांव में हैं तो आपने खेत देखा होगा, खेत हर व्यक्ति का इंडिविजुअल हो सकता है, उसका अपना निजी स्वामित्व वाला खेत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्वामित्व के आधार पर दो तरीके की भूमि हो गई। अब स्वामित्व की भूमि सामुदायिक स्वामित्व भूमि को साझा संपत्ति भी कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो बाकी सारी यही बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब समय के अनुसार भूमि के उपयोग में भी परिवर्तन हो रहा है। पुराने ज़माने में आपने अपने दादा या दादी के गांव के समय में सुना होगा कि ज़्यादातर खेत ही खेत हुआ करते थे। आज वहाँ पर बिल्डिंग बन गई, आज वहाँ पर शहर बस गए, वहाँ सड़क बन गई। उसके पहले वहाँ क्या होता था, इस बात को आप थोड़ा और ध्यान से सुनिए कि वो लोग क्या कहते हैं कि पुराने समय में उस जगह पे क्या था। तो खेत होते थे, झोपड़ियाँ होती थी, इनके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ धीरे धीरे, सड़क बने, गाड़ियाँ आई, पक्के मकान बने, अब ये धीरे धीरे कॉलोनी बन गई। ठीक है, कॉलोनी होते होते एक नगर बन गया और यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो भूमि के उपयोग में भी समय समय पर परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से भूमि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भूमि का निम्नीकरण भी होता है या भूमि का क्षय भी होता है, प्रदूषण भी होता है। इसको रोकने के उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। क्षरण कैसे होता है? तो भूस्खलन एक महत्वपूर्ण कारक है भूमि के क्षरण होने की, और ये ज़्यादातर कहाँ होता है? पहाड़ों पर, राइट। और ये इससे प्रभावित होते हैं मैदानी एरिया भी। तो इस पे इसकी रोक के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, और वो कदम क्या है इसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए कि हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के नियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक लगा करके हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन हो गया, इसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब आती है बात मृदा की। भूमि पढ़ा, तो मृदा क्या है? भूमि के जो सबसे ऊपरी परत है, जो दानेदार कण जिसको आप देखते हैं, उसको मृदा कहा गया। ये तो किताबी भाषा हो गई। अब मैं आपसे पूछूं, आपने मृदा को कैसे पता आपको कि मृदा क्या होता है? आप क्या बताएंगे? तो मिट्टी मृदा है, जो हम हाथ से उठा लेते हैं, राइट। जो कहीं भी हाथ डाला और हमारे हाथ में मिट्टी आ गई, वही मिट्टी है, वही मृदा है। ठीक है, तो ये दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को ही मृदा कहते हैं, राइट। और ये भूमि से निकटता से जुड़ा हुआ है, और स्थल रूप के प्रकार को ये निर्धारित करता है कौन? मृदा, कि कहाँ का स्थल रूप कैसा होगा। कहीं चट्टानी हमने देखा है, कहीं मरुस्थली देखा है, कहीं प्लेन एरिया देखा है, मैदानी क्षेत्र, राइट। तो ये सारी चीज़ें
मृदा भूमि को निर्धारित करते हैं। अच्छा, अब ये मृदा बनती कैसे है? मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ साथ में भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यानी इसमें चट्टान इंपॉर्टेंट है, खनिज इंपॉर्टेंट है, और भूमि पर जो खनिज पाए जाते हैं वो भी महत्वपूर्ण होता है। चट्टान धीरे धीरे घिसते हैं, उनका अपक्षय होता है। अपक्षय होने के बाद उसमें से खनिज और अन्य कुछ कण अलग होते हैं और फिर बाद में वही मृदा बनते हैं। राइट, तो ये आपके मृदा हो गए। अब बात है कि अपक्षय क्या होता है। राइट, तो अपक्षय के लिए आपको यहीं पर मिल जाएगा कॉलम। अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय है। चट्टान वो टूटते हैं, समय के साथ धीरे धीरे उनमें क्षय होता है। क्षय होने वाले कारक कौन से हैं, किन की वजह से वो टूटते हैं चट्टान? तो वो टूटते हैं, तापमान में परिवर्तन होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कोई चीज़ बहुत गर्म है, तप रहा है, और अचानक से आप उसमें पानी डाल दीजिए तो वो ताप परिवर्तन के कारण वो चीज़ टूट जाता है। राइट, तो ताप परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है किसी भी चट्टान के टूटने में। इसी तरीके से वो ठंडा है और अचानक से गर्म हो जाए तो भी वो टूटेगा। फिर पौधे भी चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। कैसे? आपने सुना होगा कि चट्टानों पे कई बार पेड़ उगाते हैं और वो पेड़ जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे चट्टानों में दरार पड़ता जाता है। राइट, तो इस तरीके से प्राणी भी चट्टानों को नुकसान करते हैं और मनुष्य क्रियाकलाप तो करते ही हैं। आपने भी बहुत सारे पत्थर तोड़े होंगे, वो पत्थर एक तरीके से चट्टान के ही छोटे रूप हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चट्टानों का टूटना या किसी भी चीज का समय के साथ क्षय होना अपक्षय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चट्टानों की बात हो रही, चट्टानों का अपक्षय इस तरीके से होता है। राइट, अब इन्हीं के अपक्षय होने से क्या बनता है? मृदा। तो ये अपक्षय की क्रिया खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे कि भारत में मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं। काली मिट्टी, बांगर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, राइट, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। इस तरीके की तमाम तरीके की मिट्टी होती है, लेकिन ये हर सारी मिट्टी एक जगह नहीं पाई जाती। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है। पीली मिट्टी के बारे में आपने सुना होगा, आपके यहाँ पीली मिट्टी पाई जाती है। साउथ के क्षेत्रों में, यानी जहाँ पर चट्टानी भाग ज़्यादा है, जहाँ हमने बताया था कि साउथ का भाग जैसे भारत का दक्षिण, जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं, वो लावा से बना है। समय के साथ लावा ठंडा हुआ, टूटता है, उसमें अपक्षय होता है तो वो भी मिट्टी में बनता है। लेकिन वहाँ कैसी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है। राइट, फिर गुजरात की तरफ कहीं कहीं आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगी। अब उसमें क्या प्रक्रिया होता है, कैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है, ये हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको जानना है कि खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण ही मृदा को उपजाऊ बनाता है। राइट, अब शैल के रंग, गठन और रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता यानी इसका ट्रांसपेरेंस होना, ये निर्धारित करता है मृदा को। ठीक है, इसके अलावा जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है मृदा को। ठीक है, उच्चावच तुंगता यानी ऊंचा और नीचा, जैसे पहाड़ों पर जाएंगे तो वो उच्चावच हो गया आपका। उसके अलावा मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ों के भूमि में और मैदानी क्षेत्र के भूमि में अंतर आएगा। राइट, फिर ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा वनस्पति, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, और समय मृदा परिच्छेदिका मोटाई निश्चित करता है। राइट, कि आप ये जानिए
मिट्टी की एक परत को बनने में सैकड़ों साल लगते हैं, 1 सेंटीमीटर को बनने में सैकड़ों साल का समय लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये इस बात से डिसाइड होता है कि वो चट्टान कितनी मजबूत है, वो कितना गहरा है, कितने समय में टूट रहा है, उसको ह्यूमस कितने मात्रा में मिल रहा है, राइट। इस आधार पर मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अभी तक हमारा क्लास यही था कि मृदा क्या है, ये आपने समझ लिया। अब मृदा निर्माण के कारक क्या होंगे? तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो तो शैली है, चट्टानें टूटती हैं, उन्हीं से मृदा बनता है। इसके अलावा जलवायुवीय कारक इंपॉर्टेंट होते हैं। जलवायु कैसी है? रेगिस्तानी क्षेत्र में ज्यादातर रेत के टीले पाए जाते हैं, रेत है, तो रेत भी एक तरीके का मृदा ही हो गया। अब वहां पर ऐसी जलवायु परिस्थिति है कि वहां पर रेत बना हुआ है। आपके क्षेत्र में आप अगर एक चम्मच जमीन में गाड़िए तो उसे निकालेंगे तो एक मिट्टी का एक टुकड़ा निकलता है, आप उसे दबाइए भुरभुरा जाता है, फिर हल्का गीला होता है। तो वो आपके क्षेत्र के जलवायु कारक की वजह से वो ऐसा मिट्टी है, राइट। स्थलाकृति, आप भारत के ऊंचे वाले क्षेत्रों पर जाइए, पहाड़ी क्षेत्रों पर जाइए, वहां आप चम्मच डाल करके मिट्टी खोज सकते हैं क्या? नहीं। तो स्थलाकृति के आधार पर वहां की मिट्टी डेवलप हुई है। जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, इस आधार पर मृदा का निर्माण होता है, और ये हर स्थान पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब मृदा हमने देख लिया, मृदा का इंपॉर्टेंस देख लिया, और ये बात भी हम जानते हैं कि जो भी चीज़ है उन सब का दोहन होता है, दोहन हमारे द्वारा ही किया जाता है, और ये दोहन करने से ये चीज़ें अभी मुसीबत में है या इन्हें खतरा हो गया है। तो इनके संरक्षण की बात की जाती है, इनके निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उपाय में सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से दोहन कर रहे हैं, उस दर को कम करिए, या उसके इस्तेमाल में धीरे धीरे आप बदलाव कर सकते हैं। तो इस समय मृदा अपर्दन, जैसे आपके घर बनते हैं, घरों में ईंटें लगते हैं, और ईंटें बनाने के लिए हम बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी की खुदाई करते हैं। जब खुदाई करते हैं उस मिट्टी का इस्तेमाल एक जगह से उठा करके हमने उसका स्वरूप भी बदल दिया और उसे कहीं और इस्तेमाल कर लिया। तो जहां से आपने मिट्टी खोदी वो जगह मृदा अपर्दित हो गया वहां की। इसके अलावा ये तो मानवीय कारक हो गया अपर्दन के, इसके अलावा प्राकृतिक कारक भी अपर्दन के होते हैं। जैसे हवा मिट्टी को उड़ा के लेके चली जाती है, बाढ़ आता है, उस जगह की मिट्टी अपर्दित हो जाती है। तो इन सब से बचाव के साथ में, प्राकृतिक अपर्दन से बचाव के साथ में मानव द्वारा अपर्दित क्रिया को भी रोकना जरूरी हो जाता है। तो मृदा अपर्दन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य कारक हैं। इसमें मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारक इंपॉर्टेंट है, और मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है वनोन्मूलन। वन हट जाने से या वनों के कम हो जाने से भी मृदा अपर्दन होता है। जिस क्षेत्र में जितना ज्यादा घना वन होगा उस क्षेत्र की मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होती है। इस बात को हमने देखा था कि अफ्रीका के जंगलों में इतना घना वन है कि वहां पर सूर्य की रोशनी भी नीचे नहीं पहुंच पाती, और वन होने की वजह से ही वहां की जमीन इतनी उपजाऊ हो गई है कि नीचे तो एक लेयर झाड़ियों की ही विकसित हो गई है, राइट, वो इतनी उपजाऊ है। तो वनोन्मूलन को रोकना होगा। अतिचारण एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर रासायनिक उर्वरक जो कि किसान इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को बढ़ाने के लिए, राइट। कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। वर्षा के समय मिट्टी का दोहन होता है, भूस्खलन होता है और बाढ़ आता है। ये सारे प्राकृतिक कारक, ये सारे कारक मिलकर के मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनसे आपको मृदा को संरक्षण करना होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सी विधि हम अपना सकते हैं? एक बात कही जाती है मल्च बनाना। ये सवाल आपसे डायरेक्ट मेंस में भी आ सकता है और पीटी में भी आ सकता है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के एग्जाम में। तो मल्च बनाना क्या होता है? बेसिकली पौधों के बीच में कुछ जगह छूट जाता है, राइट। तो जो जगह छूट जाता है वहां की मृदा अपर्दित ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, पौधों के बीच में, उस जगह में जो जगह छूटा हुआ है कुछ जैव पदार्थ डाल देते हैं, जैसे कि प्रवाल। इन चीजों से ढक दी जाती है। तो
ये प्रवाल उस मिट्टी को पकड़ लेते हैं, और अगर बाढ़ आता है या हवा चलती है तो मिट्टी सुरक्षित रहती है, राइट। तो एक क्रिया हो गई मल्च बनाना। अब आपको मल्च को ध्यान रखना है कि मल्च बनाना क्या होता है, और इससे जो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा होती है वो है आर्द्रता। आर्द्रता रुकी रहेगी। अगर आर्द्रता का क्षरण हो मिट्टी से ज़्यादा तो वो मरुस्थलीकरण का कारक बनता है, राइट। इसीलिए रेगिस्तान हमारा भारत का बना, ठीक है। इसके अलावा वेदिका वेदिका फार्म। अब वेदिका फार्म क्या है, ये आप इसको चित्र में देखिए। ढाल बने हैं, ढाल पर सीढ़ियां बनी हैं, और इन्हीं इन्हीं के द्वारा वेदिका फार्म किया जा रहा है। अब ये वेदिका फार्म क्या है? वेदिका फार्म पढ़ रहे थे हम, ये रहा, ठीक है। चौड़े समतल सोपान या वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। आप ये ढाली देख रहे हैं, ठीक है। तीखे ढालों पर बनाए जाते हैं, और ये सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं, इसीलिए ताकि सपोज करिए यहाँ से पानी चलेगा तो सीधे सीधे नीचे आ जाएगा। अब रुकने के लिए आपने एक समतल थोड़ी थोड़ी जगह बना दी, यहाँ पर पानी धीरे धीरे रुकेगा, रिसेगा, तब उतरेगा, राइट। इस तरीके से वेदिका फार्म की जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वेदिका फार्म हो गया। और ये क्या करता है? पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन को कम करता है वेदिका फार्म। तो अब आपको वेदिका फार्म भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा होता है समोच्च रेखीय जुताई। अब समोच्च रेखीय जुताई भी पहाड़ों पर ही होती है, क्योंकि अपर्दन की ज्यादातर समस्या पहाड़ों पर ही होती है, ठीक है। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई के ढाल से बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है। उसका आप अगर पिक भी देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। इसलिए एनसीईआरटी ने ऐसे फोटोज बनाए जाते हैं, पिक्चर बनाए जाते हैं, ताकि याद रहे। ये है, ठीक है। समोच्च रेखीय जुताई एक ऐसी जगह बनाई जाती है, ठीक है, ताकि ये प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम कर सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका समोच्च रेखीय जुताई। ये तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली बार करेंगे।